गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये बुक है जिसका नाम है द 11th आवर, अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी ने। तो सलमान रुश्दी ने अभी अपनी नई बुक लॉन्च की है, उसका नाम है द 11th आवर, अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज। इस किताब में 5 शॉर्ट स्टोरीज दी गई है जिसमें जीवन, मृत्यु, विरासत और पहचान जैसे टॉपिक पर बात की गई है। तो याद रखना सलमान रुश्दी ने लिखा है। और इससे पहले पिछले साल इनकी जो बुक आई थी उसका नाम नाइफ था। और उससे पहले इनकी विक्ट्री सिटी नामक बुक आई थी। इन्हें बुकर अवार्ड भी मिल चुका है 1981 में इनकी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अच्छा, मैं पूछूं अगर बुकर पुरस्कार अभी 2025 में किसे दिया गया? अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था, हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है डेविड सजेले उनका नाम है, उनकी बुक फ्लैश के लिए। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग से याद रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो मिला है बानू मुश्ताक को, उनकी बुक हार्ट लैम्प के लिए। मूल रूप से कन्नड़ भाषा की ये पुस्तक है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था दीपा भास्ती ने। अच्छा, इनके अलावा कुछ और पुस्तकें मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक बुक आई थी छौंक, इसको लिखा अभिजीत बनर्जी ने। और दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है उनकी ऑटोबायोग्राफी है ब्रिंग इट ऑन। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। हाउ इंडिया स्किल्ड MT G20 को लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज को लिखा केएस चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड इज वर्ल्ड को लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। और इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड, इसको लॉन्च किया था अमित शाह ने और इसको संपादित किया डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्मा मैनिफेस्टो को लिखा राजेश तलवार ने। राष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया रहाटकर, इन्होंने अपनी बुक का पहला संस्करण लॉन्च किया था। बुक का नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। IM, इस बुक को गोपीचंद हिंदुजा ने लिखा, लॉन्च किया था हमारे जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे जगदीप धनखड़ ने। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा था नमिता गोखले ने। ठीक है, ये सारी इसी साल की पुस्तकें हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए RBI से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक। तो अभी RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दे दी है और इस तरह से वो ये मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है। तो अब फिनो पेमेंट बैंक बड़ी जमा राशि स्वीकार करने, व्यक्तियों और छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने और अपने ग्राहक आधार और सेवाओं का विस्तार करने के लिए सक्षम होगा, क्योंकि अब उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा मिल रहा है। फिनो पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी 2017 में। मुख्यालय इसका नवी मुंबई में है और MD CEO है ऋषि गुप्ता। और मुख्य रूप से आप देखोगे तो वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कौन कौन से एक्टिव पेमेंट बैंक हैं, तो जो सबसे पहला जो पेमेंट बैंक था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था। उसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, NSDL पेमेंट बैंक हो गया। एक पेटीएम पेमेंट बैंक भी था लेकिन उस पर फिर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। तो ये पेमेंट बैंक से सारे जो अभी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। और एक प्रश्न बनता है, किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ही। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा पंचकुला हरियाणा में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025, इस बार इसका हुआ एडिशन 6 से लेकर 9 दिसंबर तक। कहां पर? हरियाणा के पंचकुला में। और इसकी थीम भी है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत। इस महोत्सव का उद्देश्य है भारत की प्रगति में विज्ञान को केंद्र में स्थापित करना ताकि नवाचार यानी कि इनोवेशन प्रेरित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके। इसका आयोजन करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। तो इस बार ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का याद रखना 11वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ? हरियाणा के पंचकुला में। पहले मैं आपको विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न बताता हूँ। अभी 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव हुआ था 2025 में ही का गोवा में। देश का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 2024 वाला हुआ था IIT गुवाहाटी में। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 लगा था नई दिल्ली में। विश्व माप विज्ञान दिवस होता है 20 मई को। अभी फेस्टिवल वाला प्रश्न है तो कुछ फेस्टिवल से संबंधित और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखो। एक जदिया स्वामी फेस्टिवल पड़ा था, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में बडगा समुदाय के द्वारा। पर्पल फेस्ट 2025 तीसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में।
और उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, दिव्यांगजनों के लिए होता है ये। शिग्मो फेस्टिवल गोवा में हुआ, 15 दिनों तक चला। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में हुआ और ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, विश्व महोत्सव केरल में, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल महोत्सव झारखंड, यात्रा उत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा उत्सव त्रिपुरा, त्रिशूर पुरम उत्सव केरल, कीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, तो ये सब फेस्टिवल से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश ये कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी रशिया ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते को अपनाने का फैसला किया है। अभी जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब ये भारत के दौरे पर आए थे, उसी के बाद इन्होंने ये फैसला लिया। तो आप कह सकते हो इसे मंजूरी देने वाला या इसमें शामिल होने वाला रशिया ये 19वां सदस्य देश बन गया है। बाकी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो 7 बड़ी बिल्लियां, जिनमें कौन कौन आता है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, और उनके आवासों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है। मोदी जी ने इसे अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया के 7 बड़ी बिग कैट्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर, चीता, इनका कंजर्वेशन करना, इनका संरक्षण करना। और अब इसमें नवीनतम सदस्य देश होगा रशिया। आपको याद होगा हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने कहा था कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट्स है और अभी बिग कैट अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया था, भूपेंद्र यादव को। अभी अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा, घोषणा हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में अभी रशिया तो अभी लेटेस्ट शामिल हुआ, इससे पहले शामिल हुआ था नेपाल। ठीक है, तो ये सब बातें तो ध्यान रखेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं रशिया शामिल हो गया तो रशिया को भी मैप में देख लेते हैं। ये रहा मैप पर रशिया। कैपिटल मॉस्को हो गई, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। आपको याद है कैंसर के लिए mRNA टीका को विकसित किया रशिया ने अभी 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर को भी लागू कर दिया था। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये भुवनेश्वर में मनाया गया था और इसमें चीफ गेस्ट त्रिनिदाद एंड टोबैगो थे। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू। रिपब्लिक डे 2025 में चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे प्रबोवो सुबियांतो। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, इसमें फोकस कंट्री रशिया था। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, इसका नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया दिमित्री बाकानोव को। भारत ने अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन ये खरीदने की बात कही रशिया से। और इंद्राभ्यास ये भारत और रशिया के बीच में होता है। जो इसका नेवल एक्सरसाइज हुआ था चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में, आर्मी एक्सरसाइज है वो राजस्थान में हुआ था। उसके अलावा रूस के जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी पर्म लॉन्च की थी, ये भी याद रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में परप्लेक्सिटी एआई ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो याद रखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने परप्लेक्सिटी एआई में इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया और उसके साथ वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए। परप्लेक्सिटी एआई ये एक प्राइवेट अमेरिकन एआई कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 2022 में। सीईओ अरविंद श्रीनिवास है। उसके अलावा अभी कुछ एम्बेसडर्स, ब्रांड एम्बेसडर वाले प्रश्न याद दिलाऊं तो अभी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे हरमनप्रीत कौर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 ये भारत और श्रीलंका में होंगे। और अभी जो 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ था चाइना में हुआ था ये, इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शरद कमल, अचंता शरद कमल को। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर वाले प्रश्न देखो, उल्टे से पढ़ो। अभी लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था आलिया भट्ट को। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और UNFPA इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था कीर्ति सेनन को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? अभिनव बिंद्रा को। और उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी माधुरी दीक्षित। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सारा तेंदुलकर को।
और इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया युवराज सिंह को। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया था। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये हुआ था रियाद, सऊदी अरब में। फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर मियाओ लीजी को बनाया था। चीन के बास्केटबॉल प्लेयर है ये, और ये हुआ कहाँ पर? चीन के शेंजन शहर में हुआ था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में पेटा इंडिया का 2025 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा रवीना टंडन को। तो अभी एक्ट्रेस है रवीना टंडन, इनको पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो उन्हें मांस मुक्त रहने की उनकी प्रतिज्ञा, वन्य जीवों की रक्षा के प्रति उनके समर्पण, सामुदायिक पशुओं के लिए उनके अथक प्रयास और सभी जीवित संवेदनशील प्राणियों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा देने के उनके दयालु प्रयासों के सम्मान में उन्हें ये सम्मान मिला। तो एक लाइन में हमें तो याद रखना है कि पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है रवीना टंडन को। इससे पहले 2024 में चुना था अदा शर्मा को, 2023 में दिया मिर्जा, 2022 में सोनाक्षी सिन्हा को। अभी 2025 का याद रखना आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना, और इसमें उन्हें 5 साल की स्कॉलरशिप, प्रोफेशनल कोचिंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा। और ये सब क्यों करना चाह रहा है महाराष्ट्र? ताकि 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे उसमें भारत की टीम में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को शामिल किया जा सके। तो इसके तहत चुने गए 60 खिलाड़ी ये चुनेंगे। 30 लड़के होंगे, उसमें 30 लड़कियां होंगी, और इनको लियोनेल मेसी से प्रशिक्षण का भी, मतलब ट्रेनिंग का भी मौका मिलेगा। अभी दिसंबर में लियोनेल मेसी ये भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, तो उसी दौरान भारत के 4 अलग अलग शहरों में गोट फुटबॉल क्लिनिक का आयोजन होगा, जहाँ पे ये चुने गए प्लेयर्स को कुछ टिप्स देंगे या ट्रेनिंग देंगे, कुछ सिखाएंगे फुटबॉल से संबंधित। और हाँ, ये पॉइंट भी याद रखना, एक्टर हैं जो टाइगर श्रॉफ, उनको इस प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया महाराष्ट्र सरकार ने। और याद रखना, महाराष्ट्र सरकार ने ये प्रोजेक्ट खासतौर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई हो गई है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार एआई ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप को किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र। मारुति चितमपल्ली वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि फौजा सिंह आप कह सकते हैं उनका नाम है, लेकिन अरण्य ऋषि के नाम से जानते थे। 2025 में पद्म श्री मिला। रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण कहाँ करेगी? नागपुर में। प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में, और मुंबई के पुराने कर्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया। और महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट इसका, और देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई में। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र। और भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ पर शुरू हुई थी? वडमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र इसने 7 अगस्त को एमएस स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे आप एसआईआर कहते हो शॉर्ट में, इस कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों को 100% डिजिटलाइजेशन इसने कर लिया है, और इस तरह से राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपनी पूरी वोटर लिस्ट को डिजिटल रूप दे दिया है। एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इसे आप हिंदी में कहोगे विशेष गहन पुनरीक्षण। और उद्देश्य क्या है? मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना,
गलत नाम होंगे वो हटा दिए जाएंगे, नए नाम जो होंगे मतदाताओं के वो जोड़ दिए जाएंगे, और जो डुप्लीकेट या अवैध एंट्रीज होगी उनको रोका जा सकेगा। बहुत से होते हैं ना जो पहले यहाँ रहते थे, वहां पे भी वोटिंग दे रहे हैं, फिर किराए से मकान लेकर के दूसरे जगह चल गए, वहां पे भी वोट दे रहे हैं, मतलब दो दो वोट काउंट होते थे, ऐसे करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, राजस्थान की बात हो रही है ना, मैं राजस्थान आपको लिख करके चलता हूँ। पहले ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर हो गई है, मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा भी है, ऊँट भी है। राजकीय पक्षी गोडावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है, राजकीय वृक्ष खेजड़ी का है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। और भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ये सांबर लेक है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन पीपुल्स चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड 2025 ये किसने जीता है? तो आंसर होगा जोरावर सिंह संधू ने। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अपने एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया जोरावर सिंह संधू को। इसमें वैसे तो बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में, पर भारत के प्लेयर को यह सम्मान मिला है, तो हमारे लिए वही नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, भारत के जोरावर सिंह का नाम। और इन्हीं को अभी पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड 2025 ये दिया गया। और ये जो अभी आपको अवार्ड्स दिए गए, इनमें से पीपल्स चॉइस का अवार्ड ऑनलाइन वोटिंग से दिया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें, ये इंटरनेशनल अवार्ड है, हर साल दिया जाता है। ये अवार्ड राइफल, पिस्टल, शॉटगन के बेस्ट एथलीट को दिया जाता है ये अवार्ड। और जोरावर सिंह की बात करें, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। वे भारतीय ट्रैप शूटर प्लेयर हैं। उन्होंने 2025 वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज जीता था। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा म्यूनिक जर्मनी में। स्थापना होती है 1907 में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फॉर्मूला वन विश्व चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस ने। तो फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या होती है? तो देखो, साल भर में हमने कई तरह की फॉर्मूला वन रेसेस के बारे में पढ़ा है। तो उन सब में जिस फॉर्मूला वन ड्राइवर ने सबसे ज्यादा रेसेस जीती है, या यूं कह दो कि जिसका सबसे ज्यादा स्कोर रहा, तो उसी को साल के लास्ट में ये F1 वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया जाता है। तो इस साल में बात करें, तो अभी जो लेटेस्ट अबू धाबी ग्रैंड प्री हुई थी, उसमें पहले स्थान पे मैक्स वर्स्टपन रहे, दूसरे पे ऑस्कर पियास्त्री और तीसरे पे लैंडो नॉरिस। अब यहाँ पे लैंडो नॉरिस इस रेस में तीसरे स्थान पे जरूर रहे, लेकिन फिर भी उन्हें 2025 का फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन चुना गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जिस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा स्कोर रहेगा, टोटल करके देखेंगे, या पूरे साल भर में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अगर रहता है, तो उनको ये मिलेगा ये पुरस्कार। और लैंडो नॉरिस से आप कह सकते हो कि ये खिताब पाने वाले वो 11वें ब्रिटिश ड्राइवर बन गए हैं। मैक्स वर्स्टपन को भी ये अवार्ड मिल सकता था, लेकिन वो टोटल 2 पॉइंट से जो 2 पॉइंट का स्कोर है वो बस इनका कम रह गया, और उनको ये अवार्ड नहीं मिला। देखो, एक एक पॉइंट की, एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बस आज के लिए इतना ही। हम कल के करंट अफेयर्स का अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछ रहा था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में टॉप पर रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और राष्ट्रीय व्यापक कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया डॉक्टर रेणुका अय्यर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया 7 दिसंबर। और इंड ऐप का संबंध किससे है? MSME से। तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिदमन। और भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन सा बना है? अमरावती, जो आंध्र प्रदेश का है। DGCI के डायरेक्टर जनरल कौन है? फैज अहमद किदवई। उसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो आंसर होगा, बाकी माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ कहाँ है? इंडोनेशिया में। और आखिरी प्रश्न था, स्वराज कौशल का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? तो आंसर होगा मिजोरम। बाकी चलो अभी कल का हम होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, DRDO ने सुकोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? आंसर होगा गौरव।
आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।